नमस्ते बच्चों। अब हम पिछले पूरे बहुत दिनों से हम थर्ड ईयर के विषय प्लेटो के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक के नेक्स्ट टॉपिक अरस्तू का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर रंजना गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज दौसा। अब मैं आपको अरस्तू के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। और अरस्तू का अगर हम देखें तो वो प्लेटो के शिष्य थे और उनके जीवन पर प्लेटो का बहुत अधिक प्रभाव था। उन्होंने देखा था कि प्लेटो किस तरह डरे हुए थे, क्योंकि उनके गुरु सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। इसलिए है ना, प्लेटो के जीवन का प्रभाव अरस्तू के ऊपर था। प्लेटो जो थे वो एक दार्शनिक विचारक थे, जबकि अरस्तु जो थे वो पूर्णतः यथार्थवादी विचारक थे। मैंने पीछे भी लगा रखा है अरस्तु के बारे में, आप देखेंगे उसका जीवन परिचय। मैं अपने वीडियो में भी आपको उसका जीवन परिचय दूंगी। मतलब आज से हम ये मानिए कि आपके लिए अरस्तु की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब अरस्तु जो थे उनका अगर हम सामान्य परिचय देखें तो अरस्तु का जन्म है मैसेडोनिया सागर के तटवर्ती एक यूनानी उपनिवेश स्टैग्रिया में 384 ईसा पूर्व हुआ था। और उन्होंने 17 वर्ष की आयु में प्लेटो की अकादमी, जो मैंने बहुत बार आपको बताया कि प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम अकादमी था, उसका अध्ययन किया। उसमें उन्होंने अध्ययन किया था। और उसके बाद वो जो अरस्तु थे उसके बाद उन्होंने एक लेखक के रूप में भी कार्य किया। अरस्तु एक महान लेखक की प्रतिभा से संपन्न दार्शनिक थे। उन्होंने राजनीति ही नहीं, आध्यात्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र तथा प्राकृतिक विद्वानों की विभिन्न शाखाओं पर अपने युग के संदर्भ में गंभीर एवं प्रभावशाली लेखन कार्य किया है। फोस्टर के अनुसार प्लेटो की महानता उनके जीवन में नहीं अपितु उनके लेखन में दिखती है हमको। अब जो अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी, देखिए पीछे स्क्रीन पर भी आ रहा है। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वह थी आगमनात्मक पद्धति। अरस्तु जो था मुख्यतः आगमनात्मक पद्धति को अपनाता था, और जबकि प्लेटो जो था वो निगमनात्मक पद्धति को अपनाता था। प्लेटो ने अंतिम वास्तविकता को विचार जगत में ढूंढा और उसे मात्र मनन द्वारा अंतिम सत्य माना, जबकि अरस्तु जो था उससे बिल्कुल भिन्न थे। अरस्तु को विचार जगत में निहित किसी अंतिम वास्तविकता या अंतिम सत्य या निरपेक्ष सत्य में कोई विश्वास नहीं था। उनका मत था कि दृश्य एवं भौतिक जगत पूर्णतः अवास्तविक नहीं है, अपितु प्रत्येक वस्तु अथवा घटना के अस्तित्व में वास्तविकता का एक अंश निहित है। इसलिए यदि अध्ययन के लिए प्रस्तुत सामग्री एवं घटनाओं का संग्रह, वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाए तो उसमें निहित वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार तथ्यों, विशिष्ट वस्तुओं एवं घटनाओं के अध्ययन द्वारा सामान्य नियम खोजे जा सकते हैं। इन सामान्य नियमों के आधार पर सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यवहारिक आदर्श की स्थापना की जा सकती है। ये देखिए पीछे के पृष्ठों में लगातार है ना उनकी अध्ययन पद्धति का मैं जिक्र भी कर रही हूँ। उनकी जो सेकंड वो थी तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति। अरस्तु ने अपने प्रमुख ग्रंथ, जो अरस्तु का प्रमुख ग्रंथ था उसका नाम राजनीति था, जैसे प्लेटो का पॉलिटिक्स था। तो उन्होंने राजनीति की संरचना से पहले नगर राज्यों के उपलब्ध 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और इनका तर्कपूर्ण वर्गीकरण किया। उसने विभिन्न नगर राज्यों के संविधान तथा व्यवहारिक राजनीतिक जीवन का तर्कपूर्ण विश्लेषण भी किया। इस प्रकार प्राप्त राजनीतिक एवं विधिक निष्कर्षों को उसने राजनीति नामक ग्रंथ में बताया। इसके अलावा जो अरस्तु की पद्धति थी वो ऐतिहासिक भी थी। अरस्तु ने अपने अध्ययन में इतिहास से प्राप्त अनुभव एवं सत्य को पर्याप्त स्थान दिया। उनके क्रांति संबंधी वितरण पर तथा परंपरा, प्रियता एवं इतिहास के प्रत्यक्ष प्रभाव दिख पड़ता है। इस पद्धति के प्रयोग के कारण ही अरस्तु अतिवाद के दोष से बच सका।
इसके अलावा अरस्तु की पद्धति थी सादृश्यात्मक पद्धति। प्लेटो की भांति अरस्तु ने भी अपने अध्ययन में सादृश्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, किंतु जहाँ प्लेटो ने अपने विचारों के पक्ष में प्राकृतिक जगत तथा कला के क्षेत्र में उद्देश्य ढूंढे हैं, प्रस्तुत किए हैं, दृश्य प्रस्तुत किए हैं या उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, अरस्तु ने अपने विचारों के समर्थन में प्राणी जगत तथा चिकित्सा शास्त्र के दृश्य या उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति में परिवेक्षण पद्धति तथा आनुभाविक पद्धति के भी लक्षण मौजूद हैं। अरस्तु जो था उसको वैज्ञानिक पद्धति में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता था। मैक्सी का मत है कि अरस्तु के राजनैतिक ग्रंथ का एक महानतम गुण यह है कि इसकी रचना एक वैज्ञानिक पद्धति से की गई है। अरस्तु का दृष्टिकोण यथार्थवादी था। उसने राजनैतिक जीवन के लिए ऐसे आदर्शों को चुना जो वास्तविकता के निकट हैं। उसने अच्छाई को निरपेक्ष नहीं अपितु एक ऐसा सापेक्ष विचार माना है जिसका निर्धारण परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार वह नीति शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में अंतर को स्वीकारता है। यही वह तथ्य है जिसके कारण अरस्तु को नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र को अलग करने में मदद मिली। उसके इस महत्व को देखते हुए अरस्तु को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, अरस्तु को राजनैतिक विज्ञान का जनक या प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक माना जाता है। अरस्तु के समझ से ही हम जैसे पहले सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, अब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जो साइंस शब्द है, तो अरस्तु को राजनैतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। धन्यवाद।